मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12 बच्चों, आप पढ़ रहे थे जैव विकास एवं इसके यानी कि जैव विकास में कौन कौन से परिमाण मिले, किस परमाणु के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि आज से बहुत वर्ष पहले हमारे पूर्वज या जीव जंतु किस प्रकार के थे, छोटे थे, बड़े थे, उनके आकार कैसे थे, तो उनसे ये सिद्ध हुआ। और फिर हमने आपको बताया था कि इसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में ऐसे अंग होते हैं जिनका अब वर्तमान काल में कोई भी कार्य नहीं है। हमने आपको बताया था कि 100 से अधिक ऐसे अंग हैं मनुष्यों में जिनका अब कोई कार्य नहीं है। तो वो कौन कौन से अंग हैं, ये भी हमने कुछ अंगों को आपको बताया था। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कृमि रूप परिशिष्टा एक हमारी एक ऐसी आदत होती है जिसका कोई भी कार्य अब हमारे शरीर में नहीं है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स आपने कई लोगों से सुना होगा, एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, पेट में आंत बढ़ जाने के कारण, और इसकी शल्य क्रिया करके इस आंत को हटा दिया जाता है। यानी कि ये क्षुद्रांत आंत में होती है, जब इसमें भोजन पहुँचता है वह उत्सर्जन क्रिया से बाहर नहीं निकल पाता और वह वहाँ पर जम कर सूख जाता है, जिससे आंत सड़ने लगती है या बढ़ने लगती है। तनाव के कारण इसमें तीव्र दर्द होता है। तो हमने यही आपको पिछली क्लास में बताया था कि अवशेषी अंग क्या है मनुष्य के। त्वचा पर बाल, निमेषक पटल, पूंछ और कर्णपल्लव की पेशियाँ। तो ये सब थे किसके? मनुष्य के। आज हम आपको बताएंगे जंतुओं में अवशेषी अंग। तो हेडिंग डाल लेंगे अन्य जंतुओं में अवशेषी अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग। ठीक है, अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग किस प्रकार से होते हैं ये आप समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जंतुओं में भी अवशेषी अंग उपस्थित होते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जंतुओं में भी अवशेषी अंग उपस्थित होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखेंगे घोड़ों के पादों की स्प्लिंट अस्थियां। पहला है घोड़ों के पादों की स्प्लिंट अस्थियां। देखिए, जो घोड़े के पैर होते हैं, पंजे, उनमें जो स्प्लिंट अस्थियां होती हैं वो अवशेषी अंग का कार्य करती हैं, यानी कि अब उनका कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसके अंतर्गत लिखेंगे घोड़ों के पूर्वजों के पश्चपाद 3 उंगलियों युक्त तथा अग्रपाद 4 उंगलियों युक्त होते हैं तथा अग्रपाद 4 उंगलियों युक्त होते थे। देखिए, जो अब क्या है, 3 उंगलियों का पश्चपाद हो गया है, यानी कि इनकी जो खुर है आपने देखे होंगे इस प्रकार से होते हैं घोड़ों में। तो ये क्या है, 3 में है, पहले कैसे होते थे? 4 में।
तो क्या लिखा आपने कि पूर्वजों के पश्चपाद 3 उंगलियों युक्त तथा अग्रपाद 4 उंगलियों युक्त होते थे। सभी उंगलियां चलने में भाग लेती थी। दौड़ने के लिए केवल तीसरी अंगुली ही सबसे अधिक विकसित हुई। दौड़ने के लिए केवल तीसरी उंगली ही सबसे अधिक विकसित हुई और इस उंगली पर खुर का निर्माण हो गया। आपने देखा होगा कि ऐसे आपने लिखी होती है, तो तीसरी जो उंगली है, ये तीसरी उंगली ऊपर भी है, तो तीसरी उंगली पर क्या हुआ? खुर का निर्माण हो गया और शेष उंगलियां जो बची वो क्या हो गई? अवशेषी अंग हो गए। तो लिखेंगे शेष अंगुलियां अवशेषी अंग बन गए। शेष अंगुलियां अवशेषी अंग बन गए। इन उंगलियों के अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं। इन अंगुलियों के अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं। देखिए ऊपर से आई होगी इस प्रकार से, तो ये देखिए उंगलियां इधर से आती हैं और इसके खुर किसमें? तीसरी उंगली में जाएंगे। तो ये अभी भी देखने को मिलते हैं। कैसे? आकार की बनी हुई। चलिए अब हेडिंग डालेंगे व्हेल एवं अजगर में पश्चपाद। व्हेल एवं अजगर में पश्चपाद। देखिए व्हेल मछली थी और जो अजगर था उसमें क्या थे? पश्चपाद, यानी कि पीछे पैर लगे हुए थे। लेकिन क्या अब है? अब नहीं है। तो लिखिए सांपों में अग्रपाद तथा पश्चपाद नहीं पाई जाती। सांपों में अग्रपाद तथा पश्चपाद नहीं पाए जाते। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि पहले सांप में क्या हुआ करते थे? पंजे हुआ करते थे। जैसे ये सांप है, इसके क्या थे? पंजे थे, ऐसे और ये पंजों के सहारे देखता भी था, यानी जैसे कंफ्यूजन है, आपने देखे होंगे। तो देखिए ये इस तरीके से, तो किसी ने कहा कि जब ये अपने बिल में घुसता था तो कुछ जो इन्हें खाने वाले कीट होते थे वे इनके पीछे इनके निशान पे चले आते थे और इन्हें पकड़ लेते थे, इनको खा जाते थे। कुछ ने कहा कि ये झाड़ियों में छिप जाते थे और झाड़ियों में इनके पंजे फंस जाते थे, जिससे ये वहाँ फंस जाते थे। लेकिन क्या सत्य है क्या नहीं, समझिए। तो क्या लिखा कि इसमें सांपों में अग्रपाद तथा पश्चपाद हुआ, उनकी मेखला पश्चपाद नहीं पाए जाते, जबकि अजगर में इनके अवशेष पाए जाते हैं। यानी कि पंजों को देखने को मिलता है अजगर में पश्चपाद, जबकि अजगर में इनके अवशेषों को देखने को मिलता है। तो इससे यह प्रमाण मिला कि
कि पादहीन सांपों का विकास, यह प्रमाण मिला कि पादहीन सांपों का विकास सरीसृपों से हुआ है, सरीसृपों से हुआ है। इसी प्रकार पश्चपाद व्हेल मछली में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार पश्चपाद व्हेल मछली में भी देखने को मिलता है। तो देखिए ये कौन से थे, व्हेल और अजगर पश्चपाद। अब हम आपको लिखाएंगे पक्षियों में अवशेषी पंख, पक्षियों में अवशेषी पंख, पक्षियों में अवशेषी पंख, यानी कि पक्षियों में भी कुछ ऐसे अवशेषी पंख हैं। तो लिखेंगे पक्षियों में पंख उड़ने में सहायक होते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने में सहायक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ पक्षियों का शरीर आकार में भारी व बड़ा हो गया। अपवाद स्वरूप कुछ पक्षियों का शरीर आकार में बड़ा व भारी हो गया, जिसके कारण ये उड़ने में असमर्थ थे, जिसके कारण ये उड़ने में असमर्थ थे और दौड़ने में समर्थ थे, और दौड़ने में समर्थ थे। इसलिए इनके पंख क्रियाहीन होने के कारण, ये अवशेषी पंख हो गए। क्रियाहीन होने के कारण ये अवशेषी अंग हो गए। जैसे शुतुरमुर्ग, सभी जानते हैं कि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है ना, और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, पंख भी है उसके, लेकिन शरीर क्या है, बड़ा हो गया, भारी हो गया, जिसके कारण ये उड़ने में असमर्थ हो गए। लेकिन इनके पंख तो हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। तो ये इनके पंख कैसे हो गए, क्रियाहीन, जिसे हम क्या कहेंगे, अवशेषी पंख। ठीक है, जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी, डोडो आदि। देखिए कीवी में आपने देखा होगा, वो भी बर्फों पे बहुत तेज दौड़ सकती है, लेकिन वह उड़ नहीं सकती जबकि उसके पंख होते। तो इनका क्या है, इनका शरीर भारी हो गया, जिसके कारण ये तो उड़ने में असमर्थ हो गए। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, शुतुरमुर्ग, कीवी, डोडो आदि। देखिए बच्चों, अब डोडो इस प्रकृति पर नहीं है। ठीक है, 17वीं शताब्दी थी, ये उसी समय समाप्त हो गया था। डोडो एक पक्षी था, अब डोडो एक पक्षी नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गए आपके जंतुओं में अवशेषी, मनुष्यों में अवशेषी अंग हो गए, जंतुओं में अवशेषी अंग हो गए। अब आपको बताएं कि और किसमें अवशेषी अंग हो सकते हैं। तो पादप रह गए, तो पादपों में भी क्या होंगे, अवशेषी अंग हो गए। तो हेडिंग डालेंगे, पादपों में
अवशेषी अंग। पादपों में अवशेषी अंग। पादपों में अवशेषी अंग लिखेंगे पादपों में भी कुछ अवशेषी अंग पाए जाते हैं। पादपों में भी कुछ अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस। पादपों में पादपों में क्यूटिन की परत के नीचे, पादपों में क्यूटिन की परत के नीचे क्रियाहीन रंध्र, कौमा, जैसे नागफनी में, फिर उसी के नीचे लिखेंगे जैसे नागफनी में कांटों में रूपांतरित पत्तियां, जैसे नागफनी में कांटों में रूपांतरित पत्तियां, पहाड़ी पादप, खुबानी के पर्णवृंत आदि। तो समझ में आया आपको बच्चों कि पादपों में किस प्रकार से अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे कि नागफनी में कांटेदार पत्तियां हो जाती हैं, और कैक्टस में इसी प्रकार से कैक्टस पादपों में क्यूटिन की परत का आवरण हो जाता है। तो बच्चों ये क्या था आपका पादपों में अवशेषी। तो सभी को समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये सभी के लिए कि मनुष्यों के अवशेषी अंग, बहुत आता भी है कि मनुष्यों के अवशेषी अंग लिखिए। यह प्रश्न आ जाता है कि अन्य जंतुओं के अवशेषी अंगों के नाम बताओ, या फिर प्रश्न आता है कि पादपों में एक तथा जंतुओं में एक व मनुष्यों में एक अवशेषी अंग का नाम बताओ। तो आज सभी को समझ में आ गया होगा कि अवशेषी अंग क्या है। तो सबसे पहले आपने जंतुओं में क्या सीखा कि घोड़ों की पादों की स्लेट अस्थियां। इसी प्रकार से आपने देखा कि भेल एवं अजगर में पश्चपाद, ठीक है। तो इसमें क्या पाए गए, यानी कि पीछे पंजे पाए गए अजगर में और भेल मछली में। इसी प्रकार से आपने देखा कि पक्षियों में क्या अवशेषी पंख, यानी कि पंख तो हैं लेकिन वे उड़ने में क्या है, असमर्थ हैं, और असमर्थ के कारण इनके पंख कैसे हो गए, अवशेषी, यानी कि जो चीज़ तो है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। तो ठीक बच्चों सभी को समझ में आ गया ये अवशेषी। इसी प्रकार पादपों में भी आपने समझ लिया। और आगे जो हमारी टॉपिक है वो है संयोजी कड़ियों से प्रमाण। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप इसे सब नोट कर लीजिए।